हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर पेपर 4 जो है आपका बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम, ओके, मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एंड सॉरी फ्रेंड मीनिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ठीक है, एंड फैमिलीज। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए फटाफट से हम लोग अपने आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पेपर 4 के, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर लीजिए। चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, और फटाफट से सभी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए 4 पेपर का एग्जाम जो है आप लोगों का वो 5 अक्टूबर को है, ठीक है। यानी कि कल जो आपका 3rd पेपर का एग्जाम है उसके बाद आपका 4th पेपर का एग्जाम है, और उसमें केवल 1 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हम लोग तैयारी ऐसी करेंगे कि हम लोगों की जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आज मैंने देखिए आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ 4 पेपर के, ठीक है। और एक बात और फ्रेंड्स, कि जो आप लोगों के कल के क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गए थे मुझसे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन के लिए यानी कि जो जो क्वेश्चन मिस्टेक हुए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन का मैं एक अलग से आज क्लास लूंगी और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आप लगे सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, उड़ान स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जो उड़ान स्कूल है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1998, दूसरा है 1999, तीसरा ऑप्शन है 1898 और चौथा है 1956, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो उड़ान स्कूल है, ठीक है, इसकी स्थापना देखिए वो हुआ है 1999 ईस्वी को, ठीक है। और ये आपके उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, उड़ान स्कूल जो है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। यानी कि जो आपका भारतीय रेड क्रॉस है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1930 और तीसरा है 1940 और चौथा देखिए क्या है 1945, ठीक है। तो देखिए जो हमारा भारतीय रेड क्रॉस है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये आपका 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चे, युवा और वृद्ध जन हमारे समाज के, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो आपका 4th पेपर है इसमें आप सभी लोगों को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, सभी को पढ़ना है। और आपके जो बच्चों और माताओं महिलाओं के लिए, ठीक है, जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं उन सभी कार्यक्रमों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमने पिछली वीडियो डाली है फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, उसमें बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर भी अभी भी जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन यानी कि डिस्कस आप लोगों के साथ, ये सब भी सारे क्वेश्चन डिस्कस जो हैं हो रहे हैं वो आप सभी लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो आपके प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। और देखिए आप लोगों का जो 3rd पेपर है, ठीक है, इसमें देखिए जो बाल्यावस्था है, इससे किशोरावस्था, शैशवावस्था, इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चे, युवा और वृद्ध जन हमारे समाज के हैं। पहला ऑप्शन है संवेदनशील समूह, दूसरा है युवा समूह, तीसरा है बालक समूह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें पूछा गया है बच्चे, युवा और वृद्ध जन, ठीक है, ये तीनों ही हमारे समाज के क्या हैं? संवेदनशील समूह के अंतर्गत आते हैं, यानी कि संवेदनशील समूह है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि कानून का उल्लंघन वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है छोटे अपराधी, दूसरा है बड़े अपराधी, तीसरा है बाल अपराधी और चौथा है कानून सॉरी युवा अपराधी, ठीक है। यानी कि जो बच्चे कानून का उल्लंघन करते हैं उन बच्चों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, छोटे बच्चे कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? बाल अपराधी, ठीक है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए सारे ही पेपर में फ्रेंड्स आप लोगों के मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सारे ही क्लास को आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन है आईसीडीएस का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, आपको बताना है आईसीडीएस का फुल फॉर्म। ओके, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल कॉमन डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है, जो कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और सी ऑप्शन है यानी कि सॉरी थ्री ऑप्शन है आपका थर्ड, ए
और बी, यानी कि 1 और 2 दोनों होगा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो ICDS का फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ओके, चलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र, ठीक है, एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसने अनाथ और छोटे बच्चों, ठीक है, छोड़े हुए बच्चों, सॉरी फ्रेंड्स, अनाथ और छोड़े हुए बच्चों की लंबे समय तक देख रेख के लिए परिवार मॉडल की आधारित पर अधिगम अभिगम है, ठीक है, यानी कि फैमिली अप्रोच को शुरुआत की है, ठीक है, यानी कि जो गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसमें अनाथ बच्चे और जो छोड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है, इनको लंबे समय तक देख रेख करने के लिए जो परिवार मॉडल पर आधारित है आपका, यानी कि जो फैमिली अप्रोच है, ठीक है, इसकी शुरुआत कौन करता है। पहला ऑप्शन है AOK, दूसरा है AKL, और तीसरा है आपका AOS, ठीक है, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो एक गैर सामाजिक संगठन है, ठीक है, जो कि अनाथ एवं छोड़े बच्चों की जो लंबे समय तक देख रेख करता है, ठीक है, उसका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा AOS, ठीक है, यही एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, सामाजिक, जो कि अनाथ एवं छोड़े हुए बच्चों को लंबे समय तक देख रेख के लिए परिवार मॉडल पर आधारित है, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी का फ्रेंड्स एक क्लास में हम आप लोगों को जितने ही आपके जो योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है, हम सबका आप लोगों को फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा 1 मिनट, ये देखिए जो AOS है ना वो यहाँ पर रहेगा SOS रहेगा, ठीक है, AOS नहीं रहेगा, SOS होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में पहला SOS गांव स्थापित किया गया था, ठीक है, यानी कि भारत में सबसे पहला SOS जो गांव है वो स्थापित कब किया गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा है 1678, और तीसरा ऑप्शन है 1894, और चौथा है 1984, ठीक है। तो देखिए जो भारत में पहला SOS गांव स्थापित किया था फ्रेंड्स वो आपके 1961 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत का पहला SOS गांव जो है वो 1961 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए उड़ान स्कूल की स्थापना के बारे में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़े थे। अब आपको बताना है कि उड़ान स्कूल है कहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन है कि उड़ान स्कूल कहाँ पर है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, दूसरा है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, तीसरा है ये दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तो सबसे पहले ही आपको बताया था कि जो उड़ान स्कूल है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये देखिए बहुत ही जो बच्चे हैं, ठीक है, इनके लिए बहुत ही अच्छी एक स्कूल है, और यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है, ठीक है। तो ये आपका देखिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है, कौन सा स्कूल, उड़ान स्कूल, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उड़ान स्कूल कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, सॉरी, हरदोई जिले में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह स्थान होते हैं जहां कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष की कम आयु के किशोर को हिरासती देखरेख में रखा जाता है, ठीक है। यानी कि वो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर जो बच्चे कानून का उल्लंघन करने वाले होते हैं लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं, ठीक है। तो वो जो किशोर होते हैं यानी कि 18 वर्ष की कम आयु से, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की वो किशोरावस्था में ही होगा बालक, ठीक है। तो उसकी जो हिरासती है, ठीक है, हिरासती में देख रेख रखा जाता है, तो वो कहाँ पर ऐसा किया जाता है। पहला ऑप्शन है बाल गृह, दूसरा है विशेष गृह, तीसरा है युवा गृह, और चौथा है कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जो कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोर होते हैं, ठीक है, उनको हिरासत में लेते हुए उनके देख रेख किया जाता है, तो वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, वो आपका विशेष गृह, उसके लिए एक विशेष गृह बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर किशोर को अपने हिरासत में लेकर के उनका देख रेख किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा नीति में, ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति में
किस वर्ष तक, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान है, किस वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को किशोर किशोरी यानी कि एडोलेसेंट कहा गया है, ठीक है। देखिए जो राष्ट्रीय युवा नीति है इसमें कितने आयु यानी कि कितने वर्ष तक के आयु के व्यक्ति को किशोर या फिर किशोरी कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है 12 से 13 वर्ष, दूसरा है 13 से 11 वर्ष, तीसरा है 13 से 19 वर्ष और चौथा है 17 से 18 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड जो राष्ट्रीय युवा नीति है इसमें जो आपके कितने वर्ष तक के आयु को किशोर और किशोरी कहा गया है, तो वो आपके 13 से लेकर के 19 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों को एडोलेसेंट, ठीक है, कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आप लोगों का, ठीक है। जीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फर्स्ट पेपर में ये आपका आया था, बल्कि ये आपके देखिए जो जीएपी से टॉपिक है, ठीक है, ये आपके 4th पेपर में है। बट देखिए आप लोगों के फर्स्ट पेपर में ही क्वेश्चन आ गया था और शायद हमारे हिसाब से बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत हो गए थे क्योंकि बहुत लोगों ने तुक्का लगा दिया था, ठीक है। कोई 4th पेपर तो पढ़ा नहीं रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स हमने पहली ही क्लास में अपनी चलाई हुई है ये जीईपी के बारे में, ठीक है। इसलिए मैंने फिर से इस क्वेश्चन को ले लिया है ताकि आप लोगों के रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो देखिए जो जीईपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, दूसरा है गर्ल एजुकेशन प्लानिंग, तीसरा है ये दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जो जीईपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम होते हैं जीईपी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो अगर आप लोगों के 4th पेपर में ये क्वेश्चन आए फ्रेंड्स तो बिल्कुल गलत नहीं करिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं, जैसे देखिए बहुत लोग होते हैं ना कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला सही है दूसरा सही है, ऐसे ही याद कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है, बट आप लोग ऐसे नहीं। आप लोग यदि आप लोग नोट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन लिए हैं, नोट कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे नहीं बल्कि लिख लीजिए जीईपी, फिर उसके आगे लिख लीजिए गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इस टाइप से आप लोग लिख करके आप लोग जो अपना क्वेश्चन है उसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जो आपका 4th पेपर है इसी टाइप के क्वेश्चन है, मानते हैं कि बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की क्लास में हमने थोड़े से विस्तार रूप में बड़े क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझाने में हमें आसानी हो, ठीक है। अगली बार जब हम अपना क्लास लेंगे तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस योजना के अंतर्गत आमतौर पर निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य व विद्यालय की इमारत की सफाई एवं रखरखाव, ठीक है। और दूसरा है गांव में तालाबों या फिर ताल आदि का निर्माण व वृक्षारोपण, गड्ढे खोदना, ठीक है, इत्यादि, तालाबों से खरपतवार को निकालना। और तीसरा है स्वास्थ्य और सफाई संबंधित क्रियाकलाप व परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम बाल, ठीक है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस योजना के अंतर्गत कार्य आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, जो देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं कि सड़कों के निर्माण, ठीक है, उसका मरम्मत, विद्यालय की इमारत हो गई, साफ सफाई हो गई, ठीक है, और गांव में जो ताल हैं तालाब हैं उनका निर्माण हो गया, वृक्षारोपण, गड्ढे खोदना, ठीक है, और तालाब में से जो जितने गंदे पदार्थ हैं, खर पतवार हैं, ठीक है, इन सभी को निकालना, और सफाई संबंधी जितने भी क्रियाकलाप हैं, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम, ठीक है, ये सभी आपके देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, देखिए 4th ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इस जो ये क्वेश्चन है आप लोगों का एनएसएस, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ही फंसेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 में भारत में वृद्ध जनों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? यानी कि जो मानव विकास रिपोर्ट आप लोगों का हुआ था, ठीक है, 2016 में, इसके अनुसार भारत में जो वृद्ध जन है इनकी जनसंख्या यानी कि इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत थी? तो देखिए जो कुल जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत थी फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 9, दूसरा है 6, तीसरा है 7% और चौथा है 8%। तो देखिए जो वृद्धों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने लगभग थी, तो वो आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा कुल जनसंख्या का 9% भाग, ठीक है, वो आपकी वृद्धों की
जनसंख्या थी, यानी कि वृद्धजनों की, जो बुजुर्ग लोग हैं। ओके, सारे जनसंख्या का 9% भाग जो है वो वृद्धजनों की थी। ठीक है, 2016 की रिपोर्ट के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे बुजुर्गों के लिए बनी है, ठीक है, जिनके पास अपना निजी अथवा परिवारजनों से वित्तीय सहायता द्वारा आजीविका का साधन नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा योजना है, ठीक है, जो कि बुजुर्गों के लिए बनी है जिनके पास अपना निजी यानी कि परिवारजनों से वित्तीय सहायता द्वारा आजीविका का साधन नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सी योजनाएं जो हैं वो बुजुर्गों के लिए बनी है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा पेंशन योजना, ठीक है, NYAPS, ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, तीसरा है राष्ट्रीय बाल पेंशन योजना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वृद्धों के लिए बनी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका युवा लिखा है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बाल पेंशन योजना ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देखिए जो वृद्धावस्था के लिए बना है, ठीक है, यही आपका होगा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ओके, ये देखिए आपको बुजुर्गों के लिए बनाई गई है जिनके पास रहने के लिए स्थान, ठीक है, और निजी जो परिवारजन है उनसे वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो आजीविका का साधन नहीं है उनके पास, तो उन्हें बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की कार्य की गई है, यानी कि योजनाएं बनाई गई हैं। आप देखते होंगे अपने अगल बगल जो भी वृद्धावस्था में होंगे, ठीक है, उन्हें पेंशन मिलता होगा, ठीक है, 500 1000 रुपये महीने जो भी मिलते होंगे, ठीक है, सरकार द्वारा। तो यही योजना वृद्धों के लिए बनाई गई है, यानी कि बुजुर्गों के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से अपने अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज कल्याण परिषद SWB की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय समाज कल्याण परिषद है इसकी स्थापना फ्रेंड्स किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा है 1953, तीसरा है 1954 और चौथा है 1955। तो देखिए फ्रेंड्स जो केंद्रीय समाज कल्याण परिषद की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स, तो वो देखिए आपका 1953 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक SOS घर में एक क्या खाली स्थान है होती है जो 10-15 बच्चों की देखभाल करती है। यानी कि प्रत्येक घर में एक SOS घर में एक होती है जो कि 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा है पिता, तीसरा है भाई और चौथा है बहन। तो देखिए फ्रेंड्स कौन होता है जो कि 10-15 बच्चों की देखभाल करती है, तो वो आपकी माँ होती है। ठीक है, जो कि इतने बच्चों की देखभाल करती हैं और ये प्रत्येक घर में होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि। ठीक है, जो बच्चे हैं वे संवेदनशील होते हैं क्यों होते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण, दूसरा है तीव्र गति से विकास के कारण और चौथा है निर्भर होने के कारण, तीसरा था निर्भर होने के कारण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो बच्चे हैं वो संवेदनशील होते हैं क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तीव्र गति से विकास के कारण होते हैं और निर्भर होने के कारण होते हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष में आया था। ठीक है, यानी कि जो किशोर न्याय अधिनियम है वो किस वर्ष में आया था। पहला ऑप्शन है 1678। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1678, दूसरा है 1895 और तीसरा है 1986 और चौथा है ऑप्शन 1897। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष में आया था, तो ये आपके 1986 ईस्वी में किशोर न्याय अधिनियम आया था। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि ICDS के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपका ICDS है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ओके,
ICDS के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है 60 वर्ष से कम आय के सभी बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। इनको भोजन दिया जाता है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, गर्भवतियों को, ठीक है, और बच्चों को, ठीक है। ये मैंने देखिए पहले ही आपको बताया है, यानी कि पहली वीडियो में जब मैंने क्लास लिया था तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे हम। और दूसरा ऑप्शन है इन सेवाओं के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण और विटामिन ए पूरक को प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड। जो देखिए जो ये आपका ICDS है, ये आपके 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं इनको टीकाकरण, ठीक है, और विटामिन ए पूरकों को प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ये सेवाएं सभी आंगनबाड़ी देखरेख केंद्र पर समेकित तरीके से दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए सभी के गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा, ठीक है, वहां पर देखिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, ठीक है, ये सभी सेवाओं की देखरेख करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो चारों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। ICDS के बारे में फ्रेंड्स देखिए अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये एग्जाम में फंसना क्वेश्चन तय है, ठीक है, और आपके मेन सिलेबस से लिया गया ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है किशोरावस्था में, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर खाली स्थान है तो किसके कारण हम बोल देते हैं, ठीक है। किशोरावस्था में किसके कारण किशोरों के जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन होते हैं? यानी कि किशोरों के जीवन में किसके कारण बहुत ही तेजी से परिवर्तन होते हैं? पहला ऑप्शन है लैंगिक परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, तीसरा है भावात्मक परिवर्तन और चौथा है संवेगात्मक परिवर्तन। तो देखिए फ्रेंड्स किशोरावस्था में, ठीक है, किसके कारण से जो किशोर हैं उनके जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं? तो ये देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका लैंगिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लैंगिक परिवर्तन के कारण जो किशोरावस्था है इनमें बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और ज्यादा तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी फ्रेंड्स लैंगिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। और मैंने किशोरावस्था वाले क्लास में सभी लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर था, एक बार उसे जा करके जरूर पढ़िएगा एग्जाम के पहले, ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न कथन के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है, यानी कि कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर युवाओं के विभिन्न वर्गों में कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, जैसे कि, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना है, ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण और जनजातीय युवा, विद्यालय छोड़ चुके युवा, ठीक है, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या है आपसे कि जो युवाएं हैं, ठीक है, युवा हैं, ठीक है, उनके विभिन्न वर्गों में से कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो संवेदनशील माने जाते हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था ग्रामीण और जनजातीय युवा, ठीक है, विद्यालय छोड़ चुके युवा, दूसरा है किशोरियां, किसी भी प्रकार की अपंगता से ग्रस्त युवा, और तीसरा ऑप्शन है गलत या अवैध धंधों से संलिप्त, और चौथा है अनाथ, घर से भागे हुए तथा सड़कों के आवारा बच्चे, चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो संवेदनशील युवा माने जाते हैं, ठीक है, वो आपके ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं इसमें से, ठीक है, यानी कि ग्रामीण जनजातीय युवा और जो विद्यालय से छोड़े गए युवा, मतलब यानी कि जो छोड़ चुके हैं युवा विद्यालय, ठीक है, ये भी देखिए विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। और जो किशोरियां होती हैं किसी भी प्रकार से अपंगता से ग्रस्त है, यानी कि वो विकलांग है, तभी वो संवेदनशील होती हैं, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है गलत या अवैध धंधों में, यानी कि देखिए जो आजकल तो बहुत ही अवैध प्रकार से धंधे चल रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो भी देखिए बहुत ही संवेदनशील, विशेष रूप से संवेदनशील उन्हें माना जाता है युवाओं को, ठीक है। और चौथा जो है अनाथ, यानी कि जो जिनका कोई नहीं है, ठीक है, घर से भागे हुए हैं तथा सड़कों पर कुछ आवारे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये सभी जो है वो विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इतने बड़े क्वेश्चन फ्रेंड्स हम इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को डिटेल में समझा सकें, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है। अगली क्लास जब भी होगी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर लूंगी, ठीक है, लेकिन इस क्लास को फ्रेंड्स छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है
कि किस योजना के माध्यम से नेहरू युवक केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाता है। यानी कि कौन सा ऐसा योजना है जिसके माध्यम से नेहरू युवक, ठीक है, केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी युवक को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना, दूसरा है राष्ट्रीय युवा योजना, तीसरा है राष्ट्रीय बाल योजना और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन है कि किस योजना के माध्यम से नेहरू युवक केंद्र उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने में सक्षम बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है कई SOS परिवार एक साथ रहते हैं ताकि, ठीक है, खाली स्थान बनाया जा सके। यानी कि जो SOS परिवार एक साथ रहते हैं ताकि उन्हें क्या बनाया जा सके। पहला ऑप्शन है एक सहायक बाल परिवेश, दूसरा है एक सहायक ग्राम परिवेश, तीसरा है एक सहायक युवा परिवेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो आपका होगा एक सही ग्राम परिवेश। ठीक है, इसलिए देखिए कई SOS परिवार एक साथ रहते हैं ताकि एक सहायक ग्राम परिवेश बनाया जा सके। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षा, दूसरा है प्राथमिक स्तर पर एकीकृत शिक्षा, चौथा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और चौथा है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो देखिए फ्रेंड जो सर्व शिक्षा अभियान का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि बच्चों का आंगनबाड़ी रिकॉर्ड उन्हें किसमें प्रवेश दिलाने में मदद करता है। यानी कि जो बच्चों का आंगनबाड़ी रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले देखिए जब पूर्व विद्यालय अवस्था में बच्चे होते हैं तो वो आंगनबाड़ी स्कूल में जाते हैं, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो रिकॉर्ड होता है आंगनबाड़ी में, ठीक है, कहाँ पर प्रवेश दिलाने में मदद करता है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हॉस्टल। तो वो आपका देखिए स्कूल में प्रवेश दिलाने में मदद करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है RTE के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है। यानी कि RTE की कौन सी धारा ऐसी है जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड यानी कि उन्हें मारना पीटना, ठीक है, प्रताड़ित करना माना गया है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स धारा 17, धारा 18, तीसरा ऑप्शन है धारा 26 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा धारा 17। देखिए धारा 17 में, ठीक है, यानी कि जो RTE एक्ट है 17, ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि जो बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता है, ठीक है, या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो ये आपके धारा 17 यानी कि RTE एक्ट 17 में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है वो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए, दूसरा है 6 से 55 वर्ष के आयु के सभी व्यक्तियों के लिए, तीसरा है आदिवासी क्षेत्रों के बालिकाओं के लिए और चौथा है गरीब रेखा से नीचे परिवारों के सभी बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है, यानी कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है वो कितनी है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूर्व विद्यालयी बालकों की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो आपके 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु होती हैं, जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रतिबिंबन, दूसरा है तर्क, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है कल्पना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, ये आपका हो जाएगा परिपक्वता, ठीक है। ये जो परिपक्वता है ये आपके अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में पाठ्यक्रम का अर्थ है, ठीक है, यानी कि जो स्कूल है इसमें पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है स्कूल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी शिक्षाप्रद अनुभव, दूसरा है स्कूल द्वारा प्रस्तावित सभी विषय, तीसरा है कक्षा में प्रदान किए गए सभी सीखने के अनुभव और चौथा है स्कूलों और समुदायों में किए गए सभी शैक्षणिक कार्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पाठ्यक्रम का अर्थ होता है वो पहला ऑप्शन सही होगा कि स्कूल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी शिक्षाप्रद अनुभव, ठीक है, ये आपके स्कूल के पाठ्यक्रम का अर्थ है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हमारे टॉप 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक, ठीक है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? देखिए यहाँ पर नोट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कारक है जो विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है। पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, और दूसरा है अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, तीसरा ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम और चौथा है अध्ययन का संरचनावादी उपागम। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कारक विद्यार्थी के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को सहयोग नहीं करता है, तो ये आपका मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा जो आपकी निगेटिव होता है, ठीक है, और बाकी सब आपके पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए नहीं पूछा है, ये नहीं होगा, लेकिन यही सही होगा क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है, नहीं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? यानी कि जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक देखिए फ्रेंड्स आपका होता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। देखिए शिक्षा के 3 बिंदु होते हैं, ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार। एक जो होता है आपका यहाँ पर शिक्षक होता है, ठीक है, दूसरा शिक्षार्थी होता है और तीसरा जो देखिए यहाँ पर शिक्षक हो गया और ये आपका शिक्षार्थी हो गया और ये जो है ये आपका पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है। 3 बिंदु होते हैं शिक्षा के, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? पाठ्यक्रम, कक्षा का वातावरण और शिक्षण तकनीक। तो देखिए ये तीनों तो है नहीं, ठीक है। हमने आपको बताया शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों में से देखिए यहाँ पर केवल एक ही है शिक्षार्थी, तो यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ये आपका शिक्षार्थी, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि जो विद्यालय प्रणाली है इसमें पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कोर्स रूपरेखा, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा है उत्पाद और चौथा है पाठ्यचर्या। ठीक है, तो देखिए जो विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पाठ्यचर्या कहलाता है। ठीक है, ये आपकी विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय है वो आपका पाठ्यचर्या कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और सभी लोग फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है पाठ्यचर्या के क्षेत्र में शामिल है, यानी कि जो आपका पाठ्यचर्या है उसके क्षेत्र में कौन शामिल है? ठीक है, कौन कौन? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन है
किसी विद्यालय के आंतरिक गतिविधियां किसी विद्यालय की आंतरिक गतिविधियां, दूसरा है स्कूल की बाहरी गतिविधियां, और तीसरा है ये दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो पाठ्यचर्या के क्षेत्र में शामिल है वो आपका पहला और दूसरा दोनों ही होगा। ठीक है, यानी कि किसी विद्यालय की आंतरिक गतिविधियां और स्कूल की बाहरी गतिविधियां। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ये दोनों होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, दोनों ही पाठ्यचर्या के क्षेत्र में शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, आपका प्रबंधन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फोर्थ पेपर में हमने देखिए उससे भी कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रबंधक में किन किन कौशलों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि एक जो प्रबंधक होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कौशल होना आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा है दूरदर्शिता, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, और चौथा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो एक प्रबंधक में कौन से कौशल होने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जो प्रबंधक है उसमें एक विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है उसके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यानी कि सभी के प्रति उसके जो व्यवहार हैं वो सहानुभूतिपूर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो जो एक प्रबंधक में कौन कौन से कौशल होने चाहिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए तीनों ही होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में केयर, ठीक है, भारत में केयर का सहायतार्थ कब आरंभ किया गया। यानी कि भारत में केयर का सहायतार्थ कार्य कब आरंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 1940, दूसरा है 1950, तीसरा है 1960, और चौथा है 1965। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में केयर का सहायतार्थ कार्य कब प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका 1950 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो केयर की स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। ठीक है, राइट जो है वो 1946 में हुई थी, लेकिन भारत में केयर का सहायतार्थ कार्य जो है वो 1950 ईस्वी में हुआ था, आरंभ किया गया था भारत में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका FAO किन किन क्षेत्रों में तकनीकी सहायता पहुंचाता है। ठीक है, आपका जो FAO है वो किन किन तकनीकी क्षेत्रों में सहायता पहुंचाता है। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है अर्थव्यवस्था, तीसरा है मत्स्य पालन, चौथा है वन विभाग, और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो FAO है, ठीक है, ये किन क्षेत्रों में तकनीकी सहायता पहुंचाता है। तो ये जो आपका चारों है, ठीक है, कृषि, अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन और वन विभाग, ये चारों ही क्षेत्रों में अपना सहायता पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जो पांचवा आंसर है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, दूसरा है अनुशासन, तीसरा ऑप्शन है समानता व स्थिरता, और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए जो प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हैं वो आपके ये तीनों ही हैं। ठीक है, यानी कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, समानता व स्थिरता। ठीक है, ये जो पांच हैं, ठीक है, देखिए तीन ऑप्शन में बेशक हैं बट ये पांच है आपके। ठीक है, अधिकार, उत्तरदायित्व, अनुशासन, समानता और स्थिरता। ठीक है, ये आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जो सिद्धांत है ये सभी हैं। तो चलिए देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है WHO का फुल फॉर्म। ठीक है, आपको बताना है जो WHO है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है एक और दो दोनों सही है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो WHO का फुल फॉर्म होता है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, और ये आपके टॉप 40 क्वेश्चंस में आज के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि WHO, ठीक है,
इसको जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है स्विट्जरलैंड यानी कि जेनेवा, और तीसरा है न्यूयॉर्क, और चौथा है अफ्रीका। तो देखिए जो आपका WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, चलिए इसका राइट ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आज के लिए हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से FAO। ठीक है, FAO, इसका आप लोगों को फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो लोग आज इस क्लास को देखेंगे वो लोग आज कमेंट करेंगे, और जो लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है, यानी कि सेकंड थर्ड पेपर के बाद, वो लोग हमें तब कमेंट करके बताएंगे FAO का फुल फॉर्म। ओके, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए देखिए हमने 40 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो अभी लोग जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, और कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और जो भी देखिए कल के जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लोड हो गया था मेरे माइंड में। ठीक है, तो थोड़े से मुझसे मिस्टेक हो गए थे, तो ये क्लास हम आप लोगों की अभी कुछ टाइम बाद चलाएंगे। ठीक है, और उसमें हम सारे जो भी सॉर्ट आउट हैं आप लोगों का, यानी कि जो क्वेश्चन के, ठीक है, जो मिस्टेकिंग है उसको सारे हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।